हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 जो है लाइंस एंड एंगल्स वो हम पढ़ रहे हैं। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइजेस का इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक ले लेते हैं कि लाइंस और एंगल्स जो हम लोग पहले से बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक देना चाहती हूँ कि वो क्या चीज़ें होती हैं। लाइन सेगमेंट, आपको पता ही है लाइन सेगमेंट क्या होता है। अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? एक लाइन का ऐसा पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये यहाँ पर लाइन खत्म हो जाती है दोनों जगह। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये आगे नहीं जा रही है, ये भी आगे नहीं जा रही है। एक कोई लाइन होती है, उसके बीच में आप जो दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और उसके बीच में जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए और बी से डिनोट करते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, ए बी, एक लाइन इसके ऊपर बना दी जाती है। ठीक है, दोनों साइड कोई एरो वगैरह कुछ नहीं होता है, इसमें से ऊपर एक लाइन बनाती है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे बेसिकली इस चैप्टर में तो आप लाइन सेगमेंट, रे लाइन ऐसे ही पढ़ेंगे, बट ये इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अलग तरीके से भी इसको आप बोल सकते हो, लाइन एल, लाइन एम, इस टाइप से भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रे। व्हाट इज रे? अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। जिस एक लाइन का पार्ट जिसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, सिर्फ यहाँ पर ही एंड पॉइंट होता है, बाकी यहाँ से तो इट इज गोइंग ऑन, मतलब ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ये यहाँ से चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये लाइन है, बस एक साइड से एंड पॉइंट है और दूसरी साइड से वो इट्स मूविंग, इट्स गोइंग। ठीक है, रे ये होता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? ए बी ऐसे करके जिस साइड से वो मूव ओपन है, जिस साइड से जहाँ उसका एंड पॉइंट नहीं है वहाँ पर ऐसे एरो बना दिया जाता है। ठीक है, द लाइन इज गोइंग ऑन, इट्स कॉल्ड रे। लाइन जो जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, जो दोनों ही साइड से इट कैन मूव। ठीक है, इट कैन एक्सटेंड ऑन बोथ द साइड, ये दोनों ही साइड से बढ़ सकती है। इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? ए बी, दोनों साइड ऊपर डैश लगाकर दोनों साइड एरो लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई लाइन सेगमेंट, ये हो गई रे। इसको आप लाइन सेगमेंट एल बोल सकते हो, इसको आप रे एम बोल सकते हो, इसको आप लाइन एन ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, दोनों तीनों तरीके हैं। बहुत छोटी सी चीज़ थी ये, आप बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, मैं फटाफट बेसिक ही बताती हूँ ताकि इसके बीच में जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तब जब आपके इसमें वर्ड्स आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर बेसिक क्लियर होगा तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी रहेगा हमको। ठीक है, और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे नोट्स का PDF चाहिए, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो इसका PDF जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है, तो प्लीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। वो पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन में लाए करते हैं। कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है जो पॉइंट्स एक ही लाइन में लाए करते हैं। ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। एक सेम लाइन पर जो लाए करते हैं वो कहते हैं वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी जो हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। अब जैसे ये आप देखोगे, जो पॉइंट्स इधर 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 कहीं पर भी लिखे हुए होते हैं, जिनको अगर आप ज्वाइन करते हो तो कहीं पर भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, तो दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इन्हें आप बोलोगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन जब हम किसी पॉइंट, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स। ठीक है, 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे और स्ट्रेट लाइन बनती है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। लेट्स मूव, नेक्स्ट इज एंगल। एंगल क्या बोल रहा है? इट इज फॉर्म व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। 2 रेज, एक रे ऐसे और एक रे मतलब जिसका एक साइड एंड पॉइंट होता है, दूसरी साइड वो ओपन होता है, इसका मतलब इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, तो ये 2 रेज जो कि एक ही जगह से फ्रॉम द सेम, दोनों का एंड पॉइंट क्या है? सेम है। वहां से अगर 2 रेज, किसी एक पॉइंट से 2 रेज अगर निकल रही हैं, ठीक है, दैट फॉर्म्स एन एंगल। और इसके बीच में जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? एंगल होता है। इसको हम किस साइन से डिनोट करते हैं? ऐसे। किसी के आगे अगर आपको लिखना हो तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे? ऐसे, इस एंगल को। और इसको कैसे मेजर करते हैं हम? इट गोज फ्रॉम हियर टू हियर। आप हमेशा जब एंगल को मेजर करते हो तो यू गो एंटी क्लॉकवाइज। इस बेस से, इसको आप बेस बोलते हो, ये जो नीचे लाइन है, ठीक है, ये आर्म है इसकी, इसको आप, इससे आप ऐसे हमेशा मेजर करोगे। किसी भी एंगल को मेजर करना है तो यू हैव टू मेजर इट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये देखिए, इस डॉट को, ये जो जहाँ से एंड पॉइंट है इनका दोनों का जो मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। फाइन,
इस एंगल के इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो दोनों रेज हैं ये कहलाती हैं एंगल की आर्म्स, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा वर्टेक्स और ये हुई हमारी आर्म्स। ए बी सी, ये मैंने 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं इसके ऊपर, ताकि हम इसको जैसे डिनोट करेंगे तो हम कैसे इसको डिनोट करेंगे वो चीज़ मैंने बताई है। जैसे जो वर्टेक्स है उसको मैंने ए पॉइंट दिया है, बाकी दूसरी रे को सी पॉइंट और दूसरी वाली आर्म को बी पॉइंट, ठीक है। अब द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल, ये मैंने बता दिया। एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, ये भी मैंने बता दिया ऑफ द एंगल। अब इसको कैसे डिनोट किया जाता है? सबसे पहले एंगल को आप कैसे पढ़ोगे? या तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे सी ए बी, एंगल सी ए बी, ठीक है। कैसे लिखोगे आप? सी ए बी, एंगल ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए सी, एंगल बी ए सी, ठीक है। या तो आप इसको सी ए बी पढ़ो या बी ए सी पढ़ो, लेकिन बीच वाला जो एंगल, जो जिस एंगल के बारे में आप बता रहे हो वो हमेशा मिड में आएगा। जो ए एंगल के बारे में बता रहे हैं वो हमेशा बीच में आएगा, भले इसको सी ए बी पढ़ो या बी ए सी पढ़ो, ये चीज़ हमेशा बीच में आएगी। सेकेंडली, ये एंगल अगर सिंगल है यानी इसके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है तो इसको आप पूरा एंगल ए भी बोल सकते हो। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए भी बोल सकते हैं। या फिर हम इसको एक कोई नंबर डिनोट कर दे, 1 2 3 कोई सा भी, और इसको आप बोल सकते हो एंगल 1, ठीक है। तो आपको इसको किस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो वो बता रही हूँ। सी ए बी, बी ए सी, या फिर इसे एंगल ए भी बोलते हैं, या फिर इसे आप एक कोई नंबर दे दो और उसे एंगल 1 भी बोल सकते हैं। तो इन तरीकों से आप इस एंगल को बता सकते हो कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। बहुत इजी है, ये आपने पढ़ा हुआ है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाया करता है। किसके बीच में लाया करता है? 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। ये एक्स कौन सा है मेरा? ये एक्स डिग्री, ये रहा। ये एंगल एक्यूट होता है जब वो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री के बीच में, यानी 30 40 50 60 45 80, ये सारे एंगल्स आपके एक्यूट एंगल हैं। और ये हमेशा इस फॉर्म में बनते हैं। इनको मेजर भी ऐसे ही करोगे, यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ठीक है। इसका मेजरमेंट भी ऐसे ही होगा। तो ये कहलाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं, ठीक है। 0 से ऊपर होते हैं लेकिन 90 से कम होते हैं। दोज आर एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट कम राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर है, इट्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। वो वाले एंगल्स जो कि 90 डिग्री के बराबर, एग्जैक्टली 90 डिग्री होते हैं। तो ये इस टाइप से बनते हैं। एक ऐसी रे स्टे होती है और एक स्ट्रेट रे बनती है इसके ऊपर, और ये एंगल जो होता है 90 डिग्री। अगर आप प्रोटेक्टर से और डी से इसको चेक करेंगे, यहाँ से ऐसे अगर आप इसको चेक करोगे, एंगल मेजर करोगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर आएगा, ठीक है। इसको आप मैं बोल सकती हूँ एंगल सी ए बी या एंगल बी ए सी या एंगल ए, ये सब मेरे किसके बराबर हैं? 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये आता है राइट एंगल। तो फर्स्ट था एक्यूट, सेकंड है राइट एंगल, थर्ड आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं, ठीक है। यानी 90 से तो ऊपर होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं, वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यानी 110, 120, 150, 175, ये सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 से तो ऊपर हैं। 91 भी होगा तो भी ऑब्ट्यूज कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 90 से ऊपर होने चाहिए और 180 से नीचे के सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, यानी 179 तक सारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो ये देखिए मैंने बना रखा है, ये इस टाइप से बनेगा। इसका जो रे, क्योंकि अभी 90 डिग्री तो यहाँ से इसके बाद से बनेगा, इससे पहले के एक्यूट होते हैं, ठीक है। इसके बाद के एंगल्स जो होंगे, ये देखो ये मेरा 90 डिग्री है, इसके पहले के जो एंगल है ये तो होंगे एक्यूट, इसके बाद के जो एंगल्स हैं वो होंगे ऑब्ट्यूज। यहाँ होता है राइट एंगल, ये होता है एक्यूट, ये होते हैं ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के आप बना सकते हो। यहाँ तो होते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। ये हुआ राइट एंगल एग्जैक्टली उस पर। यहाँ होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, इसके आगे का अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ये है ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये ऐसे बनेगा। फिर आता है स्ट्रेट एंगल जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री पे होता है, जिसका आप मेजर ऐसे करोगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इसको मेजर करोगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। इस स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आया हमारा एक्यूट, यहाँ आया राइट, ये आया ऑब्ट्यूज, अब इधर आया स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एग्जैक्टली इस जगह तो राइट आया, इस जगह स्ट्रेट एंगल आया। इनके बीच में एक्यूट, इसके बीच में ऑब्ट्यूज।
नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलता है? जो 180 से ऊपर होता है और 360 से नीचे होता है। 360, अच्छा आपको एक चीज़ पता होगी, एक डॉट के चारों तरफ का अगर एक लाइन है, इसके चारों तरफ का एंगल हम पूरा टोटल काउंट करते तो वो 360 डिग्री आता है। पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल 360 होता है। 180 कहाँ पे हुआ? 180 हुआ मेरा यहाँ पर, यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी एंगल होते हैं वो कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। मतलब ये देखिए, ये मेजर तो यहाँ से होंगे ना, क्योंकि यहाँ कोई वो लाइन नहीं है। ये मेजर यहाँ से पूरा नीचे तक जाके मेजर होता है, तो ये पूरा कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। जब हमारा वो एंगल 180 से ऊपर है, यानी 240 डिग्री, 200 डिग्री, इस टाइप के अगर एंगल्स हैं हमारे, तो वो कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी यहाँ से इधर से लेकर अब नीचे के मेरे सारे एंगल्स जो हैं वो हैं मेरे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो। मैंने एक 90 डिग्री का बनाया, वो राइट एंगल है, उससे पहले के एक्यूट, उसके बाद के ऑब्ट्यूस, एग्जैक्टली लाइन पर स्ट्रेट एंगल होंगे, और उसके नीचे के सारे एंगल्स क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। आप बोलोगे कौन से दो एंगल्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो अगर इस एंगल का सम, इस एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा? 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। यानी इन दोनों को ऐड करने पर वो राइट एंगल बनना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर क्या बनना चाहिए? राइट एंगल। इट कैन बी 60 + 30 तो 90 हो जाएगा, 45 + 45 90 हो सकता है, 50 + 40 90 हो सकता है। तो कोई भी दो एंगल का अगर आप सम करते हो, ठीक है, और उनका सम 90 डिग्री, मतलब वो राइट एंगल, दोनों एंगल मिला के राइट एंगल बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक एंगल अलग से कहीं जा रहा है और एक एंगल अलग से बना हुआ है, नहीं, उन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो दो एंगल्स अगर मिलकर बन रहे हैं, दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स देखिए क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो जिन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। x + y = कितना हो रहा है? 180 डिग्री। यानी हमारी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जैसे मैंने ये बनाया, इट विल बी 60 120। ठीक है, ये जैसे मैंने बना रखा है 60 और 120, तो आप मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों एंगल मेरे सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि 60 + 120 करती हूँ तो मेरा 180 डिग्री आता है। तो दो एंगल्स को अगर मैं सम कर रही हूँ और मेरा आंसर 180 डिग्री आ रहा है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। अब अपन आगे पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ये सिंपल सी चीज़ है। एंगल के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब ये मेरा एंगल है, इसके अंदर जो भी लाई कर रहा है ये मेरा कहलाता है इंटीरियर। ठीक है, और इस एंगल के बाहर की साइड जो भी पॉइंट्स हैं, इस एंगल के अंदर की साइड नहीं, इस एंगल के बाहर की साइड जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ये कहलाएंगे मेरे एक्सटीरियर पॉइंट्स, यानी एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ठीक है, इंटीरियर मतलब एंगल के अंदर लाई करने वाली सारी एरिया या अंदर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स। एक्सटीरियर मतलब एंगल के बाहर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स या बाहर के जो पॉइंट्स हैं वो कहलाएंगे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है सेम, या फिर आप कह सकते हो एग्जैक्ट सेम। ठीक है, जो एंगल एग्जैक्टली इक्वल है, यानी 45 = 45, ये एग्जैक्टली सेम है। दो एंगल्स है, किसी का सम 30 है, दूसरे का भी दो एंगल्स है जिसका मेजरमेंट 30 है और दूसरे का भी मेजरमेंट 30 है। इसका मतलब ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। जो एंगल्स व्हेन दे आर इक्वल, एग्जैक्टली कॉपी होते हैं एक दूसरे की, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, तो वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहलाते हैं। अच्छा, अपन ये तो पढ़ा ही हुआ है कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं। इसको हम डिग्री के फॉर्म में मेजर करते हैं, यानी इसके ऊपर ऐसे जो हम छोटा सा सर्कल लगाते हैं इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, द यूनिट एंगल ऑफ मेजर इज कॉल्ड अ डिग्री। अब बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? पास पास। मैंने लिख रखा है यहाँ पे पास पास एंगल्स, मतलब जो एंगल बहुत पास पास में होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, उसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। व्हेन टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, when two of the angles have common vertex, a common arm, and their non-common arms on a different side of common arm are called adjacent angle। क्या बोल रहा है मैं बताती हूँ। जब दो एंगल की एक कॉमन वर्टेक्स होती है सबसे पहले तो, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स यानी ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये दोनों एंगल का सेम है। ठीक है, एक कॉमन आर्म होती है, ये कॉमन आर्म है दोनों के बीच में, इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है ये आर्म। ठीक है, और जो इनकी नॉन कॉमन आर्म होती है, मतलब जो नॉन कॉमन होती है वो कॉमन आर्म के एक इस साइड होनी चाहिए और एक इस साइड होनी चाहिए। क्या बोल रहा है वो?
एक तो सेम कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दोनों के बीच की जो आर्म है एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन है, जो अलग है दोनों की, कॉमन नहीं है, वो एक इस कॉमन आर्म के एक इस साइड होनी चाहिए और एक इस साइड होनी चाहिए, तभी वो एडजेसेंट कहलाएंगे। तो ये है एडजेसेंट एंगल जो कि पास पास में बिल्कुल एग्जैक्टली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, और ये एकदम पास में ही बने हुए हैं। तो ये दोनों एंगल्स को मैं, जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, इनको मैं बोल सकती हूँ ये कि एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, मैंने इसको बहुत तरीके से लिख रखा है। एक तो ये एंगल ए डी बी और बी डी सी ये एडजेसेंट एंगल हैं, या तो ये लिख सकते हो, या फिर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, ये लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो ए डी सी, पूरा ए डी सी जो है मेरा वो दिस प्लस दिस है, ये पूरा एंगल जो है वो मेरा दिस प्लस दिस है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि एंगल ए डी सी इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, या फिर एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। ठीक है, तो ये है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये बेसिकली हम लोग अभी डिटेल में इसकी एक थ्योरम है वो पढ़ेंगे। बट इफ द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर हमारी नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब ये जो नॉन कॉमन थी ना, जैसे एडजेसेंट एंगल में ये जो थी, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स थी, ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर एक लाइन ही फॉर्म कर देती है, मतलब ये यहाँ ना होकर यहाँ होती है, जैसे ये एक है और ये एक है, ठीक है, ये अगर नॉन कॉमन आर्म एक पूरी लाइन ही बना देती है, तो वो जो बन जाता है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाता है। व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल? जब उन दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, यानी एक सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी जब वो नॉन कॉमन आर्म्स एक पूरी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देती तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे जब हम पीछे इसकी थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो एडजेसेंट एंगल की नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, अगर वो एक पूरी लाइन ड्रॉ कर देती, लाइन फॉर्म कर देती हैं, तो वो एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाता है। ठीक है, अब देखिए एक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इसको मैंने VOA से डिनोट किया है इस पूरे चैप्टर में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि ऐसे क्रॉस लाइन में फॉर्म होते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, मैंने दो लाइन को ऐसे क्रॉस में कर दिया। ठीक है, दो लाइन जो हैं वो ऐसे एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, इस क्रॉस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इस लाइन के अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो ये जो एंगल्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट। और ये वाला एंगल, ये मैंने डबल लाइनिंग से मार्क कर दिया, और ये वाला एंगल, ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट, यानी 1 और 2, 3 और 4। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके ऊपर भी हम अभी थ्योरम पढ़ेंगे, पर अभी समझ लीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वही चीज़ मैंने बता रखी है यहाँ पे कि एंगल 1 और 2 जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और 3 और 4 जो हैं वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, AOD BOC। AOD और BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल है, AOB एंड DOC। AOB और DOC भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। आप नंबरिंग देकर करेंगे तो आपको जो पूरा आप एग्जाम क्वेश्चन में फिगर बनाया है उसमें नंबर ज़रूर डालिए और लिखिए नीचे कि हम इस एंगल को 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, सो दैट 1 2 से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ये नंबरिंग नेमिंग लिखने से बेटर है कि आप नंबरिंग से करें, बट वहाँ पे बताएं ज़रूर कि आपने 1 किसको माना है, 2 किसको माना है, 3 किसको माना है, 4 किसको माना है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं एंगल बायसेक्टर। एंगल बायसेक्टर क्या होता है? सबसे पहले मैं दो चीज़ का कंसेप्ट एक क्लियर करना चाहूँगी। एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या डिफरेंस है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, सिर्फ वो क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं एक दूसरे को। इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, कैसी भी वो बस एक दूसरे को कट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है हाफ करना। बाइसेक्ट, बाय का मतलब क्या होता है? टू। बाय वर्ड का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, तो जैसे अगर ये मैं बोल रही हूँ बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी इन दोनों को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ यही होता है कि काट रही है, यानी ये यहाँ पर
दोनों एक दूसरे से मीट कर रही है, ओके लेकिन बाइसेक्ट, बाय का मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, उसको क्या कर रही है, वो डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में। तो ये और ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ज़रूरी नहीं है एक दूसरे को दोनों ही हो, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो कि यही लाइन इसको बाइसेक्ट करे, ये नहीं हो रही है, खुद से नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ यही लाइन इसको बाइसेक्ट करे, ठीक है। तो लाइन बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो दूसरी लाइन को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब भी यही होता है, टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब आता है एंगल बाइसेक्टर। अभी तो ये मैंने समझाया लाइन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर यानी ये एंगल है, इसके बीच में एक ये बाइसेक्टर है, एक रे होती है जो कि क्या है, बाइसेक्टर है, और वो एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, एंगल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। एक रे होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो उस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। वही चीज़ यहाँ लिखी है, देखिए, व्हेन अ रे डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स, दो इक्वल एंगल्स में वो डिवाइड कर रही है, यानी मेरा एंगल वन, रे कौन सी है, ए एक्स रे है, ठीक है, और एंगल वन और एंगल टू क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो ए एक्स जो होती है वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। अगर क्वेश्चन दोनों चीज़ से आप बोल सकते हो, अगर ए एक्स एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो आप लिख सकते हो एंगल वन और एंगल टू इक्वल हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि ए एक्स जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। समझ में आया। तो इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ दोनों एक दूसरे को टच होके निकल रही है, दोनों एक दूसरे की एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, ठीक है, दे आर जस्ट मीटिंग, दोनों एक दूसरे को काट रही है। लेकिन बाइसेक्ट का मतलब ये है दो इक्वल पार्ट्स में, बाय वर्ड से समझ जाना कि उसका मतलब होता है टू, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रही है, तो लाइन को या एंगल को तो दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है। देखिए अब आता है वही इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग वही मैंने आपको समझा दिया कि दोनों लाइंस एक पॉइंट पे आके मीट करेगी, दोनों लाइंस एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस दो तरह की हो सकती हैं, एक तो एग्जैक्टली ऐसी, जिसके बीच में हर किसी भी पोजीशन पे आप उसके बीच की डिस्टेंस मेजर करो वो इक्वल आएगी, ठीक है। जो होती है नॉन इंटरसेक्ट, मतलब ये तो कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो भी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये होती हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लाइंस दो तरह की होती हैं, एक होती है इंटरसेक्टिंग और एक तो नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग तो ये, और नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब इसको आप कभी भी एक्सटेंड करो वो फ्यूचर में जाके कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। किसी भी जगह पे आप उसकी मेजरमेंट चेक कर लो, इन दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। ध्यान रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जब वो लाइंस के दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, सेम होगा तभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देखिए अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 5 रहा, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, मतलब लाइन ऐसे जाकर आगे जाकर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही लेगी। तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस सेम है, ये एग्जैक्टली ऐसे बनेंगी। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, ठीक है, हमेशा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, तो उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब हम लोग दो एग्जाम हैं आपके इसमें बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में, वो हम पढ़ लेते हैं जो हम पीछे समझ चुके हैं काफ़ी हद तक। इफ अ रे stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। क्या बोल रहा है, एक रे है जो कि एक लाइन पर खड़ी है, ठीक है। इफ अ रे stands on a line, देखिए एक लाइन है, फाइन, उसके ऊपर एक रे है, ये रे है मेरी, ए पॉइंट मार्क कर दिया, ये लाइन मैंने बी सी मार्क कर दी, ठीक है, ये ए डी मार्क कर दी। तो एक लाइन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे खड़ी है, यही बोल रहा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। तो मैंने बताया था एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, जिनकी एक कॉमन आर्म होगी और नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे उसके अपोजिट साइड होंगी, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए मेरे एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट, ये तो मैंने प्रूव कर लिया, फाइन।
ठीक है, अब एडजेसेंट है तो इस एक्सियोम में क्या बोल रहा है वो कि अगर कोई रे एक स्ट्रेट लाइन पर है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अभी जस्ट मैंने पीछे समझाया था आपको लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, है ना, इनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर एक रे If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. इसे बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब एक और चीज़ मैंने जब पीछे समझाई थी तब क्या बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स की जो नॉन कॉमन साइड है वो अगर एक लाइन फॉर्म कर रही है तो वो एक 180 डिग्री का एंगल पूरा बनाएगी, है ना, वही चीज़ यहाँ पे बोली है। तो इसी को मैंने पीछे समझाया था आपको, तो यही चीज़ यहाँ बोली। इसी का रिवर्स इसने यहाँ बताया है, कन्वर्स बोल सकते हैं इसको हम, है ना, इसी थ्योरम का हमको ये कन्वर्स बताया, इसी एक्सियोम का ये कन्वर्स है। क्या कन्वर्स है ये? इफ अ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एन एंगल फॉर्म अ लाइन। क्या बोल रहा है ये कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, अगर मेरे दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब जो इसकी नॉन कॉमन साइड्स हैं वो हमेशा एक लाइन ही होंगी। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक लाइन है एक और दो एडजेसेंट, अगर एक लाइन है और एक रे है तो उसके दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें उल्टा पड़ा है, जस्ट उल्टा क्या है कि अगर दोनों का सम 180 डिग्री तो इसका मतलब ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है। वहाँ पे वो लाइन गिवन थी और हमने बताया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री और यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री गिवन है, तो इसका मतलब ये एक लाइन है, ये बता रहा है एक्सियोम। नेक्स्ट एक्सियोम में द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल। नॉन कॉमन ध्यान रखिएगा, जो बीच की एक जो रेज आती है वो कॉमन होती है, ये जो होती है वो कॉमन होती है, बाकी ये वाली और ये वाली दोनों नॉन कॉमन होती हैं। आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं, इन दोनों एक्सियोम को बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम। तो आपके जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी और वहाँ आपको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग थ्योरम 6.1 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। थ्योरम उसका प्रूफ, तो सबसे पहले क्या बोल रही है वो थ्योरम, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको अभी समझाया था इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो इस थ्योरम में बोल रहा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इस थ्योरम में हमें बोल रहा है कि अगर दो लाइन, ये बताया था मैंने, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। यानी अब हमको प्रूव करना है कि मेरा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, ये मुझे प्रूव करना है इस थ्योरम में, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उनमें हमेशा स्टार्ट करिए गिवन टू प्रूव प्रूफ। इस टाइप से हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए विद अ डायग्राम। डायग्राम बनाइए, अच्छे से लेबलिंग करिए, उसके बाद आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो गिवन में लिखिए, क्या फाइंड करना है, क्या आपको प्रूव करना है वो यहाँ लिख दिए और फिर नीचे उसका सोल्यूशन स्टार्ट करिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट अ ज्योमेट्री क्वेश्चन। ज्योमेट्री क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। देखिए, सबसे पहले दो लाइन इंटरसेक्ट करी ईच अदर को, ये मैंने गिवन में लिख दिया, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये गिवन में था। सेकेंडली AOC, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं देयरफॉर AOC BOD, ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। AOD और BOC ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, ये दोनों मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। यानी मैं इनको लिख सकती हूँ, देखिए मैं यहाँ आपको करके बताती हूँ, ये मैंने लिखा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। मैंने लिखा, एक मिनट मार्किंग देख लूँ, AOBC और D, ठीक है। तो आप देखिए ये मैंने लिखा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। इसको मैंने बोल दिया एंगल AOC को मानो एंगल 3, एंगल BOD को मानो एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, फाइन। अब BOC, एंगल BOC इज इक्वल्स टू AOD, इसको मैंने माना एंगल AOD को माना 2, एंगल BOC को माना 1, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, टू प्रूव। ये सब आप किस में लिखोगे, टू प्रूव में, फाइन।
यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, टू प्रूव एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल प्रूव, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए अपन किसको लेके चलते हैं, इसमें देखिए ये ए ओ बी मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी मेरी एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं इसको छुपा देती हूँ, मैं इसको यहाँ अलग से बनाती हूँ, ए ओ बी मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर ओ सी ऐसे पेयर बन रहा है, ये है एंगल 1, ये है एंगल 3, ये मैंने अलग से बना दी। अब स्ट्रेट लाइन पर एक रे है ऐसी मेरी अलग से, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर रे होगी तो हमने लीनियर पेयर एक्सियोम पढ़ा कि एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री थ्रू लीनियर पेयर एक्सियोम। ये हमने पढ़ा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे है तो इसका मतलब ये क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री थ्रू लीनियर पेयर एक्सियोम। फाइन, ये मैंने किससे प्रूव किया, मैंने जिससे प्रूव कर रही हूँ, जो चीज़ लिख रही हूँ वो मेरे को लिखना पड़ेगा कि ये लीनियर पेयर एक्सियोम से इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। अब देखिए, अब ये जो 3 या ये 1 किस में इंक्लूड हो रहा है, ये COD या फिर मैं इधर एक और बनाती हूँ, इसको एक्सटेंड करती हूँ, COD। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, अब COD इज अ स्ट्रेट लाइन, COD स्ट्रेट लाइन है और OA क्या है, इज अ रे, OA इसकी रे है, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे OC इसकी रे है, OC इज अ रे, इस पे रे है तो इसका मतलब 3 और ये जो एंगल मेरा 2 था, एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कौन सी, लीनियर पेयर एंगल्स लिख सकते हो या लीनियर पेयर एक्सियोम लिख सकते हो, कोई भी चीज़, दोनों चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। अब आप इसको और इसको देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 180 डिग्री है, एंगल 3 और एंगल 2 भी 180 डिग्री, इसका मतलब इन दोनों को मैं इक्वल कर सकती हूँ। इसको मैंने मार्क किया 1, इसको मैंने मार्क किया 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। जब इनका दोनों का एंगल 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 3 सेम है, इनको मैं काट सकती हूँ, इक्वल है, तो मेरा क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया। यही चीज़ मुझे एक प्रूव करनी थी, हो गई मेरी एक प्रूफ। 1 3 2 को लेकर, इन तीनों को लेकर मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी। अब यही चीज़ सेम 3 और 4 में प्रूव करूंगी। 1 3 तो मैंने लिया, अब उसके साथ 1 और 4 ले लूंगी, ठीक है। यही वाला चीज़ तो मैंने ले ली थी 1 4, अब मैं क्या लूंगी, 1 और 4, यानी अब मैं लूंगी ये वाली ऐसे 1 और 4। इस 1 और 4 को रखकर अब मैं नेक्स्ट वाली 3 और 4 भी प्रूव करूंगी। देखिए इस वाले एंगल, ये मेरा था COD और ये है B, तो अब मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, COD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और OB इज अ रे। तो 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री थ्रू लीनियर पेयर एक्सियोम। इससे मैंने ये चीज़ लिख दी लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब इसको मैंने थर्ड नाम दिया। अब फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं कंपेयर करती हूँ वापस से, ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो इससे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये प्रूव हो गया। तो ये चीज़ हमने दोनों में प्रूव कर दी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी प्रूव कर दिया और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको ये थ्योरम प्रूव करनी है और ये हो सकता है ये थ्योरम एग्जाम में पूछी जाए, तो आपको ये थ्योरम याद करनी होगी, समझनी होगी। बेसिकली याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप लीनियर पेयर थ्योरम समझ सकते हैं तो इजीली इस थ्योरम को भी, आपको लीनियर पेयर एग्जाम अगर आती है तो इस थ्योरम को आप इजीली कर सकते हो। जहाँ पे पहले 1 और 3 को ऐड करके 180 डिग्री बताइए, फिर 1 और 4 को ऐड करके 180 डिग्री बताइए, फिर इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। सेम आप 3 प्लस 2 को ऐड करिए और 180 डिग्री बताइए और फिर कंपेयर करिए, तो उसमें 1 प्लस 3 और 3 प्लस 2 में 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग करते हैं NCERT बुक का एग्जाम्पल 1। हमको ये फिगर दे रखा है उसने, POQROS, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं।
पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो और दे रखा है पी ओ आर और आर ओ क्यू हमको दे रखे 5:7 का रेशियो दे रखा है, इसका और इसका, इन दोनों एंगल का 5:7 का रेशियो दे रखा है। तो हमको सारे एंगल्स निकालने, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ओ आर उसकी रे है, तो इन दोनों का सम हमारा, अगर इसको मैं छुपा देती हूँ, ठीक है, मतलब इसको मैं अलग से ऐसे बनाती हूँ यहाँ पे और यहाँ पर, तो ये और ये एंगल हुआ, ठीक है। तो ये दे रखा है पी ओ क्यू और आर, तो मैं बोल सकती हूँ पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ आर इज द रे, ठीक है। देयरफॉर एंगल दिस प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है लीनियर पेयर एग्जाम लगाकर। अब ये मेरे को 5:7 का रेशियो दे रखा है, तो लेट द एंगल बी x, तो ये मेरा 5x और 7x हो जाएगा, तो 5x और 7x बन गए। अब 5x प्लस 7x कितना होगा 180 डिग्री, यही चीज़ यहाँ लिखी, तो ये आया 12x, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 15। फाइन, x की वैल्यू आई है 15, ध्यान रखिएगा एंगल की नहीं आई है, एंगल की 5x है वैल्यू, तो 5 × 15 करनी पड़ेगी इस एंगल को निकालने के लिए। 5 × 15 करेंगे तो 75 एंड 7 × 15 करेंगे तो आएगा 105, ठीक है। ये तो आए मेरे ये और ये एंगल, यानी ये एंगल आया 75 और ये आया 105, पी ओ आर, हाँ पी ओ आर आया 75 और ये आया 105। अब ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट आते हैं, अभी हमने पीछे प्रूव किया थ्रू द थ्योरम कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा 75, और ये 105 है तो ये भी कितना हो जाएगा 105। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 75 ये 75 हो गया, ये भी 75 हो गया, तो ये 105 हो गया, ये 105 हो गया। तो ऑल एंगल्स निकालने के लिए कहा था, तो हमने सारे एंगल्स निकाल दिए इस क्वेश्चन में। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, ये एक फिगर दे रखा है हमको पी ओ आर, आर ओ एस, एस ओ टी, टी ओ क्यू, ठीक है। ये सारे हमको फिगर्स दे रखे हैं, एक रेस दे रखी है। सबसे पहले उसने बोल रखा ओ आर और ओ टी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, यानी मैं इनको अलग से बना देती हूँ, देखिए फिगर को ब्रेक कर रही हूँ मैं, पी ओ एस, तो ये मेरा ओ आर जो है वो है एंगल बाइसेक्टर है। एक और फिगर बनाती हूँ इधर और इधर, ये मैंने बनाया O और T, S और Q, ये मेरा OT जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। OR जो है वो एंगल बाइसेक्टर है और OT भी क्या, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये है मेरा एंगल 1, ये है एंगल 2, यानी 1 और 2 अगर एंगल बाइसेक्टर हैं, तो हमने पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो उस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यही मैंने एंगल 1 और 2 को लिखा है, ये एंगल 1 और 2 इक्वल है। इधर भी ये और ये, यानी एंगल 3 और एंगल 4 जो मैंने मार्क कर रखे हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि इसको नेमिंग के थ्रू भी लिख रखा है और फिर नंबरिंग के थ्रू भी लिख रखा है, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप किसको एंगल 1 और 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है एंगल ओके ये गिवन है, सॉरी, एंगल पी ओ एस इज एक्स, पी ओ एस यानी ये पूरा एंगल जो है मेरे को एक्स गिवन है, ये पूरा एंगल एक्स गिवन है, यानी 1 + 2 जो है वो एक्स गिवन है मुझे, ठीक है। अब देखिए मेरे को निकालना है आर ओ टी, आर ओ टी, आर ओ टी, यानी 2 + 3 निकालना है मुझे, एंगल 2 + 3 मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं, मेरे पास ये क्या गिवन था, एक्स, इसका पूरे का सम यानी एंगल 1 + एंगल 2 मेरा एक्स है। तो आप देख सकते हो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। ये देखिए मैं बताती हूँ, एंगल पी ओ एस जो है मेरा एक्स है, यानी एंगल 1 + एंगल 2 मेरा एक्स है। अब मैंने ये बताया था कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकती हूँ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना आया मेरा x, यानी एंगल 1 कितना है x/2। अगर एंगल 1 x/2 है, ये एंगल 2 भी क्या होगा, x/2 ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो मेरे क्या हो गए, x/2 और x/2, तो मेरे ये दो एंगल आ गए x/2 x/2। अब यहाँ देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ बताई है, ये रही x/2 और x/2। अब ओ एस जो है वो मेरी रे है, फाइन, ठीक है। ये जो पूरा ओ एस रे है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो 180 डिग्री आएगा, यानी पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, पूरे बड़े एंगल पी ओ एस एस ओ क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला मैं अलग से बताती हूँ, ये ऐसे पी ओ एस एस ओ क्यू, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये मेरा x है तो 180 - x हो जाएगा, ये वाला क्या होगा मेरा 180 - x।
देखिए वो 180 माइनस एक्स जो हुआ था मेरा, ये वाला एंगल था जो 3+4 है, तो उसको मैंने लिख दिया एंगल 3+4 इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब 3+4 यानी इसको ये दोनों इक्वल है, 3 और 4 तो इसको ट्वाइस ऑफ 3 लिख सकती हूँ। 3 और 4 मेरे इक्वल हैं, ठीक है, तो 4 की जगह मैं 3 भी लिख सकती हूँ। तो 3 और 3 दो 3 आ गए मेरे यहाँ पे, 4 की जगह मैंने 3 लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ 3 आ गए। तो इसको 2 को नीचे भेज दिया, यानी मेरा एंगल 3 और एंगल 4 मेरे इक्वल आ गए। यहाँ पे 2 को मैंने जब नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो ये मेरा एंगल 3 आ गए, ठीक है। तो मेरे पास 1 और 2 की वैल्यू भी आ गई और 3 और 4 की भी आ गई। तो मेरे को क्या चाहिए था, 2 + 3, तो एंगल 2 तो था x/2 और एंगल 3 की वैल्यू आई ये, यानी ये है 180/2 यानी 90 माइनस x/2, ये आ गई मेरी 2 और 3 की वैल्यू। तो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, एंगल 2 की आ गई x/2, एंगल 3 की आ गई ये। इसको देखो 2 को नीचे दोनों तरफ से लिख दिया मैंने, 180/2 और माइनस x/2, यानी ये आ गया 90 माइनस x/2, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी 2 + 3 x/2, 2 की वैल्यू लिखी x/2, 3 की वैल्यू लिखी 90 माइनस x/2, तो x/2 से x/2 कैंसिल, तो ROT मेरा कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये हमने सॉल्व कर दिया और इसकी वैल्यू निकाल दी कि ROT कितना था। एक बार वापस मैं रिकैप में फटाफट बता देती हूँ कि ये मैंने क्या बताया था। सबसे पहले ये बाइसेक्टर था, तो ये पूरा एंगल x था, तो इसको लिखा x/2 और इसको भी लिखा x/2। यहाँ पे भी एक एंगल बाइसेक्टर था, तो 3 और 4 दोनों इक्वल थे, ठीक है। उसके बाद ये वाला लिखा और ये वाला, मतलब ये और ये, इन दोनों का सम मैंने लिखा 180 डिग्री लिखा, और ये जो सम था वो x गिवन था, तो 180 माइनस x हो गया इसका आ गया, यानी 3 + 4, तो एंगल 3 + एंगल 4 हो गया मेरा 180 माइनस x। तो इससे मैंने एंगल 3 की वैल्यू निकाल दी 90 माइनस x/2। 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू को प्लस कर दिया, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया और मेरा ROT आ गया 90 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3 है NCERT बुक का। क्या बोल रहा है, वो एक फिगर दे रखा है। बेसिकली ये फिगर ऐसा गिवन है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से एक रे है, ये एक रे है, ये एक रे है और ये एक रे है, ठीक है। S R Q P और O, ठीक है। ये उसने फिगर गिवन है कि OP OQ OR और OS आर द 4 रेज। ये सब मेरी क्या है, 4 रेज हैं, फाइन। नाउ टू प्रूव दैट POQ ये वाला एंगल, QOR ये वाला एंगल, SOR ये वाला एंगल और POS ये वाला एंगल, ये प्रूव करना है हमको। ये सारे एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री, एक पॉइंट के चारों तरफ का सम वैसे भी 360 डिग्री ही होता है, बट यहाँ पे हमको एंगल को लेकर प्रूव करना है। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया। देखिए मैंने लिख रखा है गिवन टू प्रूव, फिर साथ में जो कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ वो, बिकॉज मुझे लीनियर पेयर के लिए एक स्ट्रेट लाइन भी चाहिएगी, वर्टिकली अपोजिट के लिए भी मुझे कोई इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ। मुझे कोई ना कोई थ्योरम लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। थ्योरम लगाने के लिए या तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना पड़ेगा या उसको लीनियर पेयर बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया मेरा एक, इस OQ को मैंने एक्सटेंड किया OT तक, एक्सटेंड OQ टू T, एक्सटेंड OQ टू T, फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए, अब ये OT क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ये OP इस पे क्या हो गया, एक रे हो गया, इसको छुपा दें ऐसे। तो OQT एक स्ट्रेट लाइन है, T है ये, है ना। QOT एक स्ट्रेट लाइन है, OP इस पे एक रे है, तो ये मेरा एंगल 1, ये मेरा एंगल 2। इन दोनों का सम कितना होगा, बेसिकली ये ऐसे बन रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2, नहीं सॉरी, ये ऐसे बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया POQ POT का सम कितना है, 180 डिग्री। नाउ QT एक स्ट्रेट लाइन है, 1 2 और 3, इन तीनों का सम यानी 3 4 और 5, इन एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऊपर क्या लिखा था मैंने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री लिखा था, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। 1 और 2, 2 और 3 को मैं ऐड करके POS लिख सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में POS बोल रखा है। 1 को मैं लिख सकती हूँ एंगल POQ, ठीक है। 4 को मैं लिख सकती हूँ SOR प्लस एंगल 5 को लिख सकती हूँ ROQ, एंगल ROQ,
ठीक है, ये 180 प्लस 180 दोनों साइड 180 डिग्री होगा, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री। यही चीज़ उसने प्रूव करने को बोली, तो और ये चीज़ मैंने प्रूव कर दी एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके। बाय चांस किसी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कोई थ्योरम नहीं लग पा रही है, तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके आप उस लाइन को एक्सटेंड करके लीनियर पेयर बना सकते हैं और फिर उसको थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 + 2 मेरी 180 डिग्री आ गया, 3 4 5 भी 180 डिग्री आ गया, तो इन सब का सम कितना हो गया 360 डिग्री। 180 + 180, यही चीज़ मैंने इसमें प्रूव करी। अब इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करके देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।